चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोंक से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर नगर फोर्ट में तहसील बचाओ आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। जो विधायक हैं राजेंद्र गुर्जर, उन्होंने आखिरकार अनशन तोड़वाया। अनशनकारियों को जूस पिलवाकर अनशन खत्म करवाया गया है। डीएम के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भेजने की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से मांग रखने का आश्वासन भी दिया गया। इस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से अनशन तोड़वाया जा रहा है। राजेंद्र गुर्जर की तरफ से जूस पिलाकर ये अनशन तोड़वाया गया। डीएम के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भेजने की जानकारी थी। मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से मांग रखने का आश्वासन भी यहां पर राजेंद्र गुर्जर की तरफ से दिया गया है। पाइप की धुन है। मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाने वाला बचपन अब शिक्षा के सुर बिखेर रहा है, और ये सब संभव हो पाया है झुंझुनू की बेटी उषा अग्रवाल के कारण, जिन्हें प्यार से उषा मां भी कहा जाता है। उषा अग्रवाल ने एक ऐसी इबारत लिखी है जिसने सैकड़ों आदिवासी बच्चों की तकदीर ही बदल कर रख दी। देखिए कैसे भिक्षा से शिक्षा तक के इस सफर ने देश को दिया पहला आदिवासी बैकपाइप बैंड। उषा माँ का संकल्प भिक्षा नहीं शिक्षा। देश का पहला आदिवासी बैकपाइप बैंड। अंबाजी और गब्बर मंदिर की वो सीढ़ियां आज भी वही है, लेकिन वहाँ का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। जिन नन्हे हाथों में कभी भीख के कटोरे हुआ करते थे, आज वहाँ बैकपाइप और किताबें हैं। ये कहानी है उन 200 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की, जिन्होंने गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर आत्मसम्मान का संगीत चुना है। आज इन बच्चों की आंखों में लाचारी नहीं बल्कि भविष्य की चमक दिखाई देती है। इस बदलाव के पीछे एक ही नाम है, उषा अग्रवाल, जिन्हें ये बच्चे प्यार से उषा माँ बुलाते हैं। राजस्थान की झुंझुनू की रहने वाली उषा ने जब इन बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाते देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उसी पल नारा दिया, भिक्षा नहीं शिक्षा। उन्होंने इन आदिवासी बच्चों को सिर्फ रहने की जगह नहीं दी, बल्कि उन्हें संस्कार और आत्मविश्वास की नई उड़ान भी दी। उषा माँ की मेहनत का सबसे खूबसूरत नतीजा है देश का पहला आदिवासी बैकपाइप बैंड। 50 आदिवासी बेटियों ने मिलकर एक ऐसा बैंड तैयार किया है जिसकी धुनें अब पूरे गुजरात और राजस्थान में गूंज रही है। ये बैंड सिर्फ संगीत की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो बीहड़ों का बचपन भी देश का गौरव बन सकता है। लोग बहुत मेहनती और बेहद प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन आपका समय और आपके जीवन का समर्पण होना ही इसको बदल सकता है। स्त्री शक्ति सेवा केंद्र ने बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत कि अंबाजी भारत का पहला ऐसा धार्मिक स्थल बने जहां एक भी बच्चा भिक्षावृत्ति में जुड़ा हुआ ना हो। कई नेशनल अवार्ड से सम्मानित उषा अग्रवाल का लक्ष्य अब और भी बड़ा है। वो राजस्थान और गुजरात को पूरी तरह भिक्षा मुक्त बनाना चाहती हैं। अंबाजी की वादियों में गूंजती बैकपाइप की ये धुनें आज पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि समाज को भिक्षा नहीं शिक्षा की जरूरत है। आबू रोड से प्रतीक सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर है। नगर परिषद कार्यालय में राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर सुशासन पखवाड़े के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समस्या समाधान शिविर के साथ साथ विधायक राजेंद्र भावु ने नगर परिषद में प्रस्तावित लगभग 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर बीजेपी नेता रवि गुप्ता,
नीवाला और पूर्व पार्षद कुलदीप पुनिया, पार्षद संजय पारिक समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में 31 लाभार्थियों को पट्टा और 3 महिला उद्यमियों को 25-25 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए। राजेंद्र बाबू ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 2 साल में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हुए हैं। उनमें कई कार्य पूरे हुए और कई जारी हैं। उन्होंने शहर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने और आने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी दी। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा में किए गए बदलाव और नाम से जुड़े फैसलों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है और इसी कड़ी में भीलवाड़ा शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर इसे लोगों को बताया और तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण, गरीब और मजदूर वर्ग की आजीविका का अहम साधन है, लेकिन सरकार इसे मजबूत करने के बजाय इसमें बदलाव कर रही है। कांग्रेस ने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात भी की और कहा कि पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करेंगे। गांधी जी देश के महान नेता थे। गांधी जी सच्चाई और मानवता के संदेश दिया है। गांधी जी केवल देश को आजाद कराने में सीमित नहीं थे। गांधी जी ने मानवता, सच्चाई इसका संचार किया है और आज जो भाजपा सरकार ने गांधी जी का मनरेगा का नाम बदल के दूसरा नाम किया है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है नाम बदलने के अलावा। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व के काला कुआं इलाके में बाघिन ST9 की शानदार साइटिंग हुई। दिल्ली और गुड़गांव से आए करीब 200 पर्यटक और 10 जिप्सियों और कैंटवा में सवार होकर टूरिस्ट सफारी पर निकले थे। इस दौरान बाघिन ST9 पर्यटकों को बेहद करीब से दिखाई दी, जिसे देखकर सभी रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने अपने मोबाइल फोन में बाघिन का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ड्राइवर ने एहतियातन जिप्सी को थोड़ा पीछे किया तो बाघिन ट्रैक पर आने के बजाय जंगल की ओर चली गई। दौड़ दियो। कहते हैं जहां श्रद्धा हो वहां तर्क नहीं चलते। कुछ ऐसी तस्वीर जयपुर में भी नजर आती है। पूरे देश में राजधानी जयपुर में एक अकेला ऐसा मंदिर है जिसके भगवान हाथों में घड़ी पहनते हैं। इन्हें गोपीनाथ जी घड़ी वाले भगवान कहते हैं। देश और विदेश से लोग इनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और कई बार श्रद्धालु भेंट के तौर पर इन्हें घड़ी का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। जयपुर में घड़ी वाले भगवान गोपीनाथ जी की कलाई में बंधी घड़ी, हाथ की घड़ी करती है सबको हैरान। जयपुर की 4 दीवारी यानी ओल्ड सिटी, जहां की तंग गलियों में स्थित है करीब 150 साल पुराना गोपीनाथ जी का ये मंदिर, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में विराजमान भगवान गोपीनाथ जी की मूर्ति आज भी जिंदा है और उसकी वजह है उनके हाथ में बंधी वो घड़ी जो सिर्फ पल से ही चलती है। दरअसल इस मंदिर में भगवान का धड़ विग्रह धड़ के रूप में मौजूद है। सदियों से मंदिर के पुजारी बंगाल के ब्राह्मण रहे हैं। आज भी बंगाल के उसी परिवार की पीढ़ियां इस मंदिर में पूजा पाठ का काम देख रही है। जैसे हम यहाँ पे 14वीं पीढ़ी है सेवा में। हमारे दादाजी थे आज से 70-80 साल पहले जब सेवा में थे, उस समय अंग्रेज आए क्रॉस चेक करने के लिए कि अगर इनका ये हिस्सा है गोपीनाथ जी का तो यहाँ पे दिल होता है तो धड़कन होगी, तो वो लाए थे घड़ी पल्स वाली। तो जब वो धारण कराई गई तो वो चल गई थी, तो तब से वो घड़ी पहनने लगे गोपीनाथ जी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनके जिंदा होने के दावे को परखना चाहा और भगवान की कलाई पर घड़ी बांधी। गौर करने वाली बात यह है कि जो घड़ी बांधी गई थी वो बैटरी से नहीं बल्कि नब्ज से चलती थी। फिर चमत्कार हुआ, घड़ी रुकने के बजाय चल पड़ी। बस फिर क्या था, गोपीनाथ जी की ख्याति सरहदों को लांघते हुए 7 समंदर पार पहुंच गई। ऐसी घड़ी है जो कि इनके भगवान की धड़कन से चलती है, जिसमें कोई ये अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने पहनाई थी इसको और उसके बाद ये अपने आप चलती है। ये एक भगवान का एक करिश्मा है जो कि घड़ी अपने आप चल रही है। तो जो बोलते हैं आज के ज़माने में भगवान नहीं है, वो यहाँ आके दर्शन करें, गोपीनाथ जी की कृपा पाएं, उनके ऊपर धन्य चमत्कार बरसेंगे। तो अपन सेल डाल के घड़ी चलाते हैं। एक इसमें इतनी शक्तिशाली पावरफुल है
जो घड़ी अपना आप चलती है, ये सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसको, शक्तिशाली करिश्मा है। और सबसे बड़ी है कि सबकी सद्भावना बहुत अच्छी है, जो सारे लोग दर्शन करने आते हैं, और हम लोग तो बहुत दूर से दर्शन करने आए हैं। गोपीनाथ जी भगवान राजपूतों के गोत्र शेखावत समाज के भगवान माने जाते हैं। ये शेखावतों के इष्ट देव हैं और कृष्ण जी का एक रूप है, लिहाजा शेखावत समाज बड़ी तादाद में इनके दर्शन के लिए आता है। सालों पहले जब भारत गुलाम हुआ करता था और अंग्रेज यहाँ पर पहुंचे थे, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इनके हाथ में घड़ी पहनाई थी, पल्स वाली वॉच। वो ये देखना चाहते थे कि क्या इस मूर्ति में जान है, क्या ये घड़ी रुक जाएगी या चलती रहेगी। जब घड़ी पहनाई गई और कई दिनों के बाद में जब देखा गया तो वो घड़ी चलती हुई नजर आई, और उसके बाद से लगातार ये परंपरा बन गई कि भगवान को चढ़ावे में या प्रसाद के तौर पर जो है वो घड़ियां चढ़ाई जाती है। आज भी भगवान घड़ी पहनकर विराजमान है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली की परिभाषा बदलने के बाद देश भर में अरावली को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। खासकर राजस्थान में अरावली को बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए हैं। तो वहीं पर्यावरणविद भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर 100 मीटर से नीचे पर्वतों को अरावली के दायरे में नहीं लेंगे तो इससे उनके कटने की संभावना होगी और इनके काटने से पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका सीधा असर लोगों पर आएगा। और ऐसे में वायु, जल तो उन पर असर सीधा होगा ही, साथ ही वन्य जीव और प्रकृति पर भी भारी हानि होगी। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश भर में अरावली बचाव के लिए अभियान शुरू हो गया है। और राजस्थान में हम बात करें तो उदयपुर में इस समय आंदोलन ने गति पकड़ ली और सभी जने जो है कि इस आंदोलन में है कि इन अरावली को बचाना है। हमारे साथ इस समय मौजूद है पर्यावरणविद अनिल मेहता, उनसे बात करेंगे कि जब ये आदेश आया है तो अब 99 मीटर और 100 मीटर की बात की जा रही है, तो किस तरह देखा जाता है 100 मीटर से ऊपर वो अरावली है, उससे नीचे है कि अरावली को नहीं माना जाएगा और वहाँ पर कोई काम किया जा सकता है। तो जब ये काम होगा तो कितना नुकसान होगा पर्यावरण को, उस दृष्टि से? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरावली को आप इस तरह से टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते। अरावली एक समग्र श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है, और इसमें कुछ कम ऊंचे की पहाड़ियाँ हैं, कुछ ज़्यादा ऊंचे की पहाड़ियाँ हैं, कहीं टीले हैं, पर सब मिलकर अरावली बनाते हैं। अगर ये हटता है, अगर लोग उस पर काम शुरू कर देंगे, खनन भी होंगे कई चीज़ें, तो जब आप देखा जाए राजस्थान जो प्राकृतिक आपदाओं से अभी तक बचा हुआ है, वो कितना दुष्परिणाम आ सकता है? नहीं, अरावली जो है वो मैंने आपसे कहा, अरावली जो है मौसम की विभीषिका से हमें बचाता है, अरावली हमें भूकंप से बचाता है, अरावली हमें कई तरह से अकाल से भी बचाता है, हमें गर्मी से भी बचाता है। इसलिए अरावली का हटना बहुत सारी प्राकृतिक विभीषिकाएँ लाएंगे, जिनको हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, वो यहाँ पे आएंगे और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये सभी लोगों की इस बात की चिंता, इसलिए अभियान बहुत तेज़ी से, प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ेगी, जीवन पर असर आएगा, और सबसे बड़ी बात ये पूरे इस क्षेत्र का भूगोल बदल जाएगा। उसका असर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर आएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये थे पर्यावरणविद अनिल मेहता, जिन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन अरावली क्षेत्र पे काम किया जा सकता, 100 मीटर से नीचे की अरावली नहीं मानी जाएगी और 100 मीटर से ऊपर को अरावली माना जा रहा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ये जब काम होगा तो भूगोल की परिस्थिति बदलेगी, वन्य जीवों को खतरा बढ़ेगा, वायु, जल और सभी प्रदूषित होगा, साथ में भूखल और अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। उधर भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में 322 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर जिले को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा, कहा कि हमारी सरकार ने केवल 2 सालों में वो काम कर दिखाए हैं जो पिछले कांग्रेस सरकार ने 5 साल में पूरे नहीं करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में विकास कार्य चेहरा देखकर होते थे, जबकि मौजूदा सरकार ने स्पष्ट नीतियों के तहत पात्र व्यक्ति तक बिना भेदभाव के लाभ पहुंचाने का काम किया है। 633 करोड़ रुपए से 1171 किलोमीटर सड़क विकास कार्य किए गए। जिले में 101 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा गया है। राजिंग राजस्थान के तहत 677 एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96,000 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 78,000 रोजगार प्रस्तावित हैं। कांग्रेस के समय में शकल देख करके काम होते थे, चेहरा देख करके काम करते थे, और उनको चेहरा कैसे देखते थे वो आपको पता है। लेकिन हमारे यहां नीति बना करके काम होता है। जो आएगा
वो पाएगा जो नीति के माध्यम से आएगा। हमने नीति बना दी, उसमें किसी को कभी आए इससे कोई मतलब नहीं है। नरेश मीणा ने 12वें एसपी ऑफिस के बाहर धरना खत्म कर दिया है। अब वो कल सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। नरेश मीणा का आरोप है कि आखेड़ी गांव में उनकी गाड़ी के कांच के शीशे तोड़े गए और साथ ही उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने सरपंच तोलाराम के घर पर पथराव किया। घर के बाहर खड़ी तोलाराम की कार को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे विवाद के बाद से ही पूरे गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। फिलहाल इस मामले में सरपंच तोलाराम मीणा और उनके परिजनों समेत 8 लोगों को पुलिस डिटेन कर चुकी है। गया था उस गांव में आखेड़ी में, और मैं अकेला था, एक गाड़ी थी मेरे साथ। और जब मैं बैठक में गया तो उसके पहले वहाँ एक प्लानिंग करी गई। तोलाराम ने अपने बेटों को बुलाया, उसके साथ कुछ 12 के गुंडे गए, और जैसे मैं उनके घर के सामने से निकलते मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। उनके हाथ में हथियार था, पिस्टल थी। लाठियों से मेरी गाड़ी पे 2 लठ उन्होंने मारे, जो मेरी गाड़ी के कांच टूट गए। और उसके बाद मैं उसी गांव में थोड़ा सा उनसे 500 मीटर दूर आकर मेन रोड पे बैठ गया। मैं पुलिस का इंतजार करने लगा। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक गाड़ी में आग लगाई, मैं देख रहा था वो खुद ही अपनी गाड़ी में आग लगवा रहे थे ताकि मुझे मेरे पे झूठा मुकदमा लगाया जा सके, और खुद ही अपने खुद का नुकसान करवा के और एक षड्यंत्र कर रहे थे। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की परीक्षा फीस बढ़ोतरी के विरोध में बाड़मेर के एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं सड़कों पर उतर आईं। एबीवीपी की कार्यकर्ताओं की हिरासत के बाद मामला कोतवाली थाने तक पहुंच गया। यहां मामले के तूल पकड़ने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह, एएसपी नितेश आर्य थाने पहुंचे। समझाइश की गई, लेकिन वार्ता सफल नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक एसडीएम आईएस भी पहुंच गए। समझाइश की शुरुआत हुई और आखिरकार मामले को शांत कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ने माफी भी मांगी, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। की मांग यही है कि जो फीस जहाँ 1100 और 1200 लगती थी, वही अब बढ़ा के 3100 कर दी है, और यही फीस हमको साल में 3 बार भरनी है। और वो भी ये सरकारी कॉलेज है। अगर प्राइवेट कॉलेज होती तो सोचो हम क्या ही करते। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम पढ़ के और 10-10 हज़ार रुपये फीस देंगे साल की, तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी। ये सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं, सभी के सभी किसान परिवार से लोग हैं। जो फीस वृद्धि की गई है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो फीस बढ़ा है, उसमें पूरे जोधपुर संभाग में ऐसे हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं फीस के वृद्धि के खिलाफ। तो उसमें आज विद्यार्थी परिषद के एमबीसी यूनिट के छात्रा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन चल रहे थे। तो उसमें प्रदर्शन में हम सभी विद्यार्थी परिषद नगर के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो उसमें जो वाइस चांसलर से जिस विषय पे बात रखनी थी, तो बाड़मेर का जो प्रशासन है उनके मार्फत ही कहीं ना कहीं हमारी बात सरकार तक जाएगी। अलवर में पत्नी से विवाद के कारण पिता ने 9 साल की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 18 दिसंबर को जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 4th क्लास की पढ़ने वाली बच्ची की झाड़ियों में लाश मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी को पीहर से वापस बुलाने की कोशिश में बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। टोंक जिले के दूनी में आज शहरी समाधान शिविर के दौरान ही विधायक राजेंद्र गुर्जर ने बिजली विभाग की जेईएन को जमकर फटकार लगा दी। बिजली कनेक्शन नहीं देने की शिकायत पर देवली एसडीएम रूबी अंसारी की मौजूदगी में विधायक ने कहा कि अगर कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे तो लोग मजबूरी में बिजली चोरी करेंगे। शिविर में ग्रामीणों ने बिजली के पोल नहीं लगाने और कनेक्शन फाइलों पर साइन नहीं होने की शिकायतें भी रखी। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी भी जताई गई। विधायक ने कार्यक्रम में सरकार के 2 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। अपन समय पे दे दें उनको कनेक्शन, कैसा दे रहे हैं नहीं स्पष्ट मना करके। जैसलमेर के मिश्रीलाल सावल राजकीय महिला महाविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधि दिव्या सैनी के नेतृत्व में छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य गेट पर करीब 3 घंटे तक तालेबंदी कर नारेबाजी की। छात्राओं को आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा फीस 1300 रुपए से बढ़ाकर सीधे 3500 रुपए कर दी है, जो गरीब और मध्यम वर्ग की छात्राओं के लिए बोझ है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष भी छात्राओं के समर्थन में पहुंचे हैं। हंगामे को देखते हुए कॉलेज प्राचार्य ने छात्राओं से वार्ता कर मांगों की उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। हम सब इकट्ठा हुए और हम यहाँ सब धरना देकर खड़े हुए हैं
और हम सरकार से ये कहना चाहते कि हमारी फीस कम कर। सरकार परिषद हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए हम हमारी मांगे ये है कि हमारी फीस कम करी जाए। हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर में हम इतनी फीस नहीं भर सकते हैं, इसीलिए हमारी मांग ये है कि 1500 रुपए फीस कम करी जाए। टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, हर सेमेस्टर में ये तो फीस बढ़ाने की मांगे करेंगे, जो कि हम नहीं मानेंगे। पुलिस ने हत्या के एक मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके पहले सड़क हादसा बताया गया था, वो दरअसल एक सोची समझी हत्या निकली। स्कूटी सवार युवक को पीछा कर कुचलने की खौफनाक वारदात और इस मर्डर के खुलासे के बाद उदयपुर की सड़कों पर जनाक्रोश देखने को मिला। मोर्चरी से लेकर कलेक्टर तक प्रदर्शन किया गया। हादसा नहीं, हत्या, एक्सीडेंट से गई जान। बुलडोजर एक्शन की मांग। उदयपुर में गुरुवार रात एक स्कूटी सवार की मौत को पहले सड़क हादसा बताया गया, लेकिन जांच में सामने आया एक सनसनीखेज सच। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था और इसी खुलासे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। मोर्चरी के बाहर परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। लोगों की मांग थी कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले और मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस पर कलेक्टर साहब ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि जो भी राशि अधिक से अधिक बन सकेगी वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो सरकारी राशि है वह तो देंगे, उसके अलावा भी जो भी राशि सहयोग के रूप में बन पड़ेगी वह देंगे। समाज के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त। प्रदर्शन यही नहीं रुका, कलेक्ट्रेट के बाहर भी हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंदू संगठनों की एंट्री के बाद माहौल और गर्मा गया और नारेबाजी भी तेज हो गई। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, तो वहीं पुलिस अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हुई। इस दौरान प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। सरकार पूरा संज्ञान लेगी और इनको बख्शेंगे नहीं। जो ऐसे अपराध है घुमा फिरा कर वो जो करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, उसके लिए सरकार कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरतेगी और ऐसा कृत्य करने वालों को सोचना पड़ेगा कि आगे ऐसा कृत्य करें। पुलिस ने इस मामले में सोहेल उर्फ टेनी, मोहसिन और सोहेल को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ टेनी हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हत्या और मारपीट समेत आधा दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। क्या है पूरा मामला? आरव खोकर साथी के साथ स्कूटी से घर लौट रहा था। मोगराबाड़ी इलाके में पीछे से स्कूटी को टक्कर मारी। आरव की मौके पर ही मौत हो गई। जांच में आरव और उसके साथी से कहासुनी का खुलासा हुआ। इसके बाद हत्या की नियत से स्कूटी का पीछा किया गया। मौका मिलते ही जानलेवा टक्कर मार दी गई। आरव खोकर की जो हत्या हुई है उसको लेकर के वाल्मीकि समाज के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले और सभी जो 3 प्रमुख मांगे थी उस पर हमारी सहमति बन गई है और प्रशासन की तरफ से हमें पॉजिटिव जवाब दिया गया। उदयपुर की सड़कों पर उतरा ये गुस्सा सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है। अब देखना होगा कि क्या आरोपियों को कानून से कड़ी सजा मिलेगी और क्या पीड़ित परिवार को वाकई इंसाफ मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट।